13 दिसंबर को हैदराबाद में अल्लू अर्जुन को पुलिस ने संध्या थिएटर में पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ और एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किया। आरोप है कि बिना पूर्व सूचना दिए अल्लू अर्जुन के थिएटर पहुंचने से भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते यह भीषण हादसा हुआ। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। अल्लू अर्जुन के वकीलों ने बचाव में शाहरुख खान और अन्य मामलों के उदाहरण पेश किए। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अल्लू पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होने से यह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। तो वहीं रेवती के पति ने केस वापस लेने की इच्छा जताई, लेकिन कानून के अनुसार यह केस जारी रह सकता है। घटना ने सेलिब्रिटी और आयोजककर्ताओं की जिम्मेदारियों पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि महिला की मौत भगदड़ में हुई तो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई। इस केस में अब आगे क्या होगा, अगर अल्लू अर्जुन दोषी पाए गए तो उन्हें कितनी सजा होगी। आज हम सब इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। सवाल नंबर 1, भगदड़ का पूरा मामला क्या है जिसमें अल्लू अर्जुन अचानक गिरफ्तार हो गए? 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 द रूल्स फिल्म का प्रीमियर रखा गया था, जहां से पूरी कहानी शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि रात करीब 9:30 बजे यहां बिना बताए अल्लू अर्जुन प्रमोशन के लिए पहुंच गए। इसके बाद भीड़ इतनी बड़ी कि भगदड़ मच गई। इस भीड़ में 35 साल की रेवती नाम की महिला भी शामिल थी। रेवती अपने परिवार के साथ थिएटर में फिल्म देखने के लिए गई थी। धक्का मुक्की में रेवती और उनका पूरा परिवार चपेट में आ गया और रेवती बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद इलाज के दौरान रेवती की मौत हो गई, जबकि 9 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। रेवती का पति भास्कर और बेटी अभी सुरक्षित हैं। इसके बाद 5 दिसंबर को रेवती के पति भास्कर ने हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसमें लिखा गया कि थिएटर में इतनी बड़ी भीड़ के लिए पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि एफआईआर के मुताबिक संध्या थिएटर का मैनेजमेंट ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है, जबकि भीड़ में धक्का मुक्की की वजह अल्लू अर्जुन और उनके बॉडीगार्ड्स थे। इसके बाद 6 दिसंबर को अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें अल्लू अर्जुन ने मृत महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। फिर इसके बाद एफआईआर के आधार पर 9 दिसंबर को संध्या थिएटर के पार्टनर एम संदीप, मैनेजर एम नागराजू और कर्मचारी विजय चंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 12 दिसंबर को अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एफआईआर से अपना नाम हटाने की मांग की। इसके बाद 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार कर हैदराबाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद फिर अल्लू अर्जुन ने कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और फिर हाई कोर्ट ने भी अल्लू अर्जुन को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। सवाल नंबर 2, अल्लू अर्जुन को इतनी जल्दी अंतरिम जमानत कैसे मिल गई? हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिलने के बाद अल्लू ने उसे तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अल्लू अर्जुन के वकील निरंजन रेड्डी और अशोक रेड्डी ने जस्टिस जुब्बानी श्रीदेवी के सामने सारे तथ्य और सबूत पेश किए। वकील रेड्डी ने कहा कि थिएटर में घटना के समय अल्लू अर्जुन बालकनी पर थे, जबकि भगदड़ नीचे के फ्लोर पर मची हुई थी। अल्लू अर्जुन के वकील रेड्डी ने अल्लू के बचाव में शाहरुख खान की फिल्म रईस का भी जिक्र किया। दरअसल जनवरी 2017 में शाहरुख अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन करने के लिए ट्रेन के जरिए मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। इसी बीच गुजरात के बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर शाहरुख खान को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने भीड़ के बीच कुछ स्माइली गेंद और टी शर्ट फेंकी। इसके बाद भीड़ में भगदड़ और तेजी से मच गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके चलते शाहरुख खान पर दूसरों की जान और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए आपराधिक मामला दर्ज भी किया गया, लेकिन अप्रैल 2022 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। अल्लू अर्जुन के वकीलों ने कोर्ट में थिएटर मैनेजमेंट का एक लेटर भी पेश किया है। इस लेटर के मुताबिक थिएटर मैनेजमेंट ने 2 दिन पहले ही अल्लू के आने की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी थी। मैनेजमेंट ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था की मांग भी की थी। इसके बावजूद पुलिस ने सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया। लेटर पर पुलिस की सील भी लगी हुई है। हालांकि पुलिस ने इस लेटर को झूठा बता दिया है। सवाल नंबर 3, रेवती नाम की महिला की मौत भगदड़ में हुई तो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी क्यों हुई? पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 के मुताबिक नेता, एक्टर या किसी भी व्यक्ति को इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए उस इलाके के एसडीएम और पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन देकर परमिशन लेनी होती है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजर्स को इवेंट में आने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से मैनेजमेंट करना होता है। एसडीएम से मंजूरी मिलने के बाद एप्लीकेशन उस इलाके के पुलिस स्टेशन भेजी जाती है।
पुलिस इवेंट की जगह पर सुरक्षा व्यवस्था समेत सारे मैनेजमेंट की जांच करती है और इसके बाद ही परमिशन देती है। हैदराबाद पुलिस ने जांच में कहा कि अल्लू अर्जुन बिना सूचना दिए थिएटर पहुंच गए थे। इस वजह से थिएटर मैनेजमेंट पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया। पुलिस ने यह भी बताया कि अल्लू के सिक्योरिटी गार्ड के धक्का देने की वजह से भीड़ में भगदड़ मच गई और एक महिला की मौत हो गई। इसलिए अल्लू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। अब सवाल नंबर 4, अल्लू अर्जुन पर कौन सी धाराएं लगीं और दोषी पाए गए तो उन्हें क्या सजा होगी? अल्लू अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 105 और 118 की क्लॉज 1 और आरडब्ल्यू सेक्शन 3 क्लॉज 5 के तहत में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 105 के तहत यह गैर इरादतन हत्या के आरोपियों पर लगाई जाती है। गैर इरादतन हत्या का मतलब जब आरोपी का मर्डर करने का कोई पहले से प्लान नहीं होता, लेकिन जब वो अपराध करता है तो उसे इसकी जानकारी होती है कि इससे उसकी मौत हो सकती है। आपको बता दें कि बीएनएस की धारा 105 गैर जमानती है, यानी कि पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में पुलिस बेल नहीं दे सकती, हालांकि कोर्ट से बेल मिल सकती है। तो वहीं इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल की सजा या उम्र कैद तक हो सकती है। साथ ही इसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना भी लगाया जाता है। तो वहीं बीएनएस की धारा 118 के क्लॉज 1 के तहत यह खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। इस धारा का इस्तेमाल संगीन और गैर जमानती अपराध के लिए किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो वहीं आरडब्ल्यू सेक्शन 3 क्लॉज 5 के तहत मामले के सभी दोषियों को एक समान और इंडिविजुअल अपराधी भी माना जाता है। ऐसे मामलों में कई लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अल्लू अर्जुन सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं थे, इसलिए उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। न्यायपालिका ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए सजा सुनाती है। अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। अल्लू के केस में कुल 7 आरोपी बनाए गए हैं। ऐसे में अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। अब सवाल नंबर 5, इस मामले में आगे क्या होगा? तेलंगाना हाईकोर्ट ने अर्जुन को 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। जमानत का समय खत्म होने से पहले उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। इस दौरान वे फिर से अंतरिम जमानत की याचिका भी दे सकते हैं। इस पर कोर्ट सुनवाई कर फैसला करेगा। अगर अल्लू अर्जुन केस खत्म होने से पहले कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उन्हें बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच अगर अल्लू अर्जुन के वकील ने अल्लू अर्जुन की बेगुनाही साबित कर दी तो यह केस खारिज भी हो सकता है। वहीं लीगल एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि पीड़ित सुप्रीम कोर्ट जाकर अल्लू की अंतरिम जमानत खारिज भी करवा सकता है। अगर 4 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में अल्लू अर्जुन के आरोप साबित हो गए तो उनकी जमानत खारिज भी हो सकती है। सवाल नंबर 6, क्या सजा के बाद अल्लू अर्जुन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाएंगे? देखिए, अगर अल्लू अर्जुन को कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिल जाती है तो वे अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग जारी रख सकते हैं। उन्हें अपनी सामान्य गतिविधि जारी रखने की इजाजत मिल जाएगी। इस दौरान उन्हें अदालत में पेशी के लिए और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए हाजिरी देनी पड़ेगी। अगर कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को बाहरी गतिविधियां बंद रखने या किसी खास जगह से दूर रहने का आदेश दिया तो उन्हें अपनी शूटिंग भी टालनी पड़ सकती है। अब सवाल नंबर 7, अगर पीड़ित ने केस वापस ले लिया तो क्या होगा? अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद रेवती के पति भास्कर ने केस वापस लेने की इच्छा जाहिर की है। भास्कर ने कहा कि भगदड़ मचने में अल्लू अर्जुन सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है और अगर ऐसे मामलों में फरियादी केस वापस लेता है तो उसमें अपराध की गंभीरता की जांच की जाती है। भारत के कानून में अपराधों को कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में छेड़छाड़, चोरी, मामूली चोट पहुंचाना जैसे अपराध शामिल हैं। इन मामलों में अगर पीड़ित केस वापस लेता है और दोनों पक्ष सहमति जताते हैं तो अदालत उन अपराधों को खत्म कर देती है। पीड़ित के केस वापस लेने से आरोपी को राहत मिल जाती है और मामला वहीं का वहीं खत्म हो सकता है। हालांकि इसमें कोर्ट की मान्यता जरूरी है। तो वहीं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में हत्या, बलात्कार, गैर इरादतन हत्या और भ्रष्टाचार जैसे अपराध शामिल हैं। इसमें पीड़ित के केस वापस लेने के बावजूद कानूनी प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसे मामलों में अदालत या पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। इन मामलों में सरकार या अदालत की इजाजत के बिना केस वापस भी नहीं लिया जा सकता और ऐसे मामलों में अदालतों में सुनवाई जारी रहती है क्योंकि इसका उद्देश्य अपराधी को सजा दिलाना होता है। वैसे इस घटना में गैर इरादतन हत्या का मामला नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के अधीन है, इसलिए यह केस वापस लेना अभी बहुत मुश्किल है। अब सवाल नंबर 8,
क्या किसी बड़ी हस्ती को गिरफ्तार करने का अलग कानून है? देखिए, लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्टर या नेता जैसी बड़ी हस्ती को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय कानून में कोई अलग प्रावधान नहीं है। कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। हालांकि किसी बड़ी हस्ती को गिरफ्तार करने की स्थितियां और प्रक्रियाएं अलग हो सकती हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो उसके खिलाफ सारे सबूत होना जरूरी है। पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना जरूरी है, जिससे उस व्यक्ति के सम्मान और सुरक्षा में कमी ना हो। किसी बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस या जांच एजेंसियों को ज्यादा संवेदनशील होना पड़ता है, ताकि समर्थकों में शांति बनी रहे और किसी तरह की हिंसा ना हो। तो वहीं हर बड़ी हस्ती को अदालत में आम आदमी के रूप में ही पेश किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं। 4 अगस्त 2018 को केरल में भी ऐसा ही मामला हुआ था। साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर दुलकर सलमान एक मॉल के इनॉग्रेशन के लिए गए थे। सलमान को देखने के लिए ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और भगदड़ मच गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। इसके बाद पुलिस ने मॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर केवाई अब्दुल रहमान के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन इस मामले में दुलकर सलमान पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। और ऐसा ही दूसरा मामला 17 मार्च 2013 को तेलंगाना के नानकरामगुड़ा में हुआ, जब साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की एक फिल्म का म्यूजिक रिलीज प्रोग्राम हो रहा था। शाम 7 बजे भारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। भीड़ ने राम नायडू स्टूडियो में घुसने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। इसमें एक व्यक्ति के दम घुटने की वजह से मौत हो गई। इस मामले में माधापुर पुलिस ने कार्यक्रम आयोजकों और फिल्म यूनिट के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 104A यानी कि लापरवाही से मौत के कारण बनने के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन इस मामले में भी एक्टर जूनियर एनटीआर पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। ऐसे कई मामले हैं जो इस प्रकार के आयोजनों में घट चुके हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।